नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। आज का पेपर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंध घाटी सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन एक है कालीबंगा, बी है लोथल, सी देमावाद और डी है रोपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल क्या था? यहाँ पे एक बंदरगाह था। लोथल की अगर लोकेशन देखें तो लोथल की लोकेशन थी, अगर मैं बनाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे मैप, हाँ ये है इंडिया का, ये है पश्चिमी तट। तो यहाँ पे जो हिस्सा है ये था लोथल, ठीक है, ये थी लोकल, तो ये था वहाँ पे बंदरगाह। अगर लोथल की बात करें तो ये एक नदी है, बहती थी वहाँ पे, भोगवा। भोगवा नदी के तट पर ये लोथल शहर बसा हुआ था। इसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी कि यहाँ पे बर्तन पकाने की जो उनकी मशीन थी वो उपलब्ध यहाँ पे मिली। इसके साथ साथ जो यहाँ पे मृतकों का जो टीला मिला था, उसमें सिर को उत्तर की तरफ रख कर शवों को दफनाया जाता था, और शवों के साथ यहाँ पे बर्तन भी उसके साथ दफनाए जाते थे। तो ये था लोथल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए है पहले विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, बी है शिकारी, किसान, पुजारी और क्षत्रिय, सी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी है पुरोहित। डी क्या है? पुरोहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्वान, योद्धा, क्षत्रिय और श्रमिक। सबसे ऊपर यहाँ पे विद्वानों को रखा जाता था, उसके बाद योद्धाओं को, फिर व्यापारी को, फिर श्रमिक को रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में अपहृत भूमि का संबंध था? ऑप्शन ए है कृषि योग्य भूमि, बी जंगली भूमि, सी कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि और डी है ब्राह्मणों को दान की गई भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जंगली भूमि। जंगली भूमि था गुप्त काल में अपहृत भूमि के नाम से जाना जाता था। वहीं जो कृषि योग्य भूमि थी, कृषि योग्य भूमि उसे कहा जाता था क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि कहा जाता था जो कृषि योग्य भूमि था। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को कहा जाता था खिल भूमि। थोड़ा सा उंगली से लिखने में दिक्कत हो रही है, उसके था खिल भूमि। किसको कहा जाता था? कृषि के लिए अनुपयुक्त जो भूमि थी उसको खिल भूमि कहा जाता था। अच्छा, एक और भूमि था वास्तु भूमि, आप नोट करके लिख लीजिए। वास्तु भूमि था, वास्तु भूमि को गुप्त काल में कहा जाता था कैसे भूमि? निवास करने योग्य भूमि, मतलब जहाँ पे निवास कर सकते हम, निवास योग्य था जो, उसका नाम था वास्तु भूमि। अगला क्वेश्चन है, 10 कुमार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है शूद्रक, बी भारवी, सी विशाखदत्त, डी वाघ भट्ट। तो यार ये गलत, तो इस 10 कुमार चरित्र तो लिखी थी दंडी ने लिखी थी। 10 कुमार चरित्र, सॉरी दंडी, दंडी आए थे यहाँ पे, दंडी आए थे यार। ये राइटिंग उंगली से लिखा नहीं जा रहा। 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र लिखा था दंडी ने। दंडी, ये जरा मिसप्रिंट हो गया, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो दंडी ने लिखा था 10 कुमार चरित्र, ठीक है। गुप्त काल में आप देखेंगे कि जिनका गुप्त काल भारतीय इतिहास में 319 ईस्वी से 540 ईस्वी के मध्य हमारा गुप्त काल आता है। और गुप्त काल में संस्कृत का बहुत सारे काव्य लिखे गए संस्कृत में, और बड़े बड़े विद्वान वहाँ पे आई। उनमें कुछ विद्वानों को मैं बताता हूँ, जैसे मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है। विशाखदत्त ने एक दो कृति और लिखी, जिसमें क्या था, देवी चंद्रगुप्तम और रघुवानंद नाटकम, ये दो लिखे थे। किसने? विशाखदत्त ने लिखे थे। इसके अलावा शूद्रक था, बहुत ही महान संस्कृत का विद्वान था शूद्रक। उन्होंने लिखा था मृच्छकटिकम। क्या लिखा था? मृच्छकटिकम लिखा था उन्होंने। इसके साथ साथ एक और विद्वान थे, हरिशरण था, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। भारवी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखा था, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में किसकी कहानी है? महाभारत के वान पर्व से संबंधित है। इसमें अर्जुन और शिव के बीच में धनुर्युद्ध का उल्लेख किया गया है। किसमें? किरातार्जुनीयम में भारवी ने लिखा था जो, ठीक है। एक था भृगहरि, जिसने आप जानते होंगे नीति शतक और श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। भृगहरि ने कौन कौन से लिखा था? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ठीक है। कालिदास आप जानते ही हैं, कालिदास ने किसकी रचना की थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो ये कालिदास भी गुप्त काल में थे हमारे, ठीक है। ये था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त
किसके सामंत थे? जो गुप्त आए थे, मैं अभी गुप्त वंश की बात की, तो ये गुप्त वंश से पहले ये किसके सामंत थे? ऑप्शन ए है मौर्यों के, बी सातवाहनों के, सी किसाणों के, अरे किसान नहीं भाई, कुषाण होना था इसे, कुषाणों के, किसके? कुषाणों के, डी है राष्ट्रकूटों के। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ये थे कुषाणों के सामंत थे गुप्त काल में। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। अगला क्वेश्चन है, फायान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी म्यांमार, डी तिब्बत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए चीन। चीन से फायन कहाँ का निवासी था? चीन का। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेंसान आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पंचायती राज व्यवस्था आधारित थी? ऑप्शन ए है सत्ता का केंद्रीकरण, बी ऑप्शन ए है सत्ता का विकेंद्रीकरण, बी सत्ता का केंद्रीकरण, सी भ्रष्टाचार को रोकना, और डी है गरीबी उन्मूलन। तो पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो किस पे थी? किस पे है? सत्ता का विकेंद्रीकरण पे है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो सत्ता है उसको फैलाना है, अर्थात जो समाज के अंतिम वर्ग पे जो वर्ग बैठा हुआ है उसको अधिकार देना, ठीक है, उसको अधिकार देना। जैसे हमारे आपने देखा होगा कि ग्राम प्रधान आपके चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधानों के चुनाव होते हैं, वैसे क्षेत्र पंचायत के आपके यहाँ चुनाव होते हैं, जो स्थानीय चुनाव होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ग्राम स्तर पे भी आपको शक्ति मिले और सरकार जो विकासात्मक कार्य हैं वो डायरेक्ट आपके ही माध्यम से ही क्या करें? विकासात्मक कार्य करें। तो इसका मतलब क्या आता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि पावर को एक केंद्र में होगी और वहीं से सब चीज़ कंट्रोल होगा, समझ रहे हैं। और विकेंद्रीकरण में क्या होगा कि एक अंतिम वर्ग में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको भी पावर दी जाएगी आगे बढ़ने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख है? ऑप्शन ए है भाग 5, बी भाग 9, सी भाग 4, डी भाग 12 को। तो पंचायती राज का उल्लेख किस में है? पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में है, ठीक है, पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? संवैधानिक संशोधन संभव है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों का भी समर्थन चाहिए होगा, है ना, संविधान संशोधन करते समय, तभी संविधान संशोधन संभव है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति का निर्वाचन, बी 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, सी है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, डी है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आधा हो गया है, क्योंकि अगर आप जानते होंगे तो यहाँ पे जो संविधान संशोधन है आर्टिकल 368 के तहत की बात कर रहा है। ये जो आप जानते हैं कि 2 प्रकार के संवैधानिक संशोधन होते हैं। एक प्रकार का होता है विशेष बहुमत से और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। तो ये इस दूसरे प्रकार के संवैधानिक संशोधन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कुछ संशोधन करना हो तो इसमें जरूरत पड़ती है आधे से, और बी भी सही है, 7वीं अनुसूची में जब भी कुछ परिवर्तन करना हो तो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति चाहिए होगी, और सी बिल्कुल सही है, संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसमें कुछ परिवर्तन करना हो तो उसके लिए भी विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन डी गलत है, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, किसी राज्य की विधान परिषद को बनाना और समाप्त करना, ये तो आराम से हो जाता है, तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है इसकी। तो हमारा ए बी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों की मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्य हैं किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? यह 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था? 74, ठीक है। कितने अभी मौलिक कर्तव्य कितने अभी मौलिक कर्तव्य? 11। किस अनुसूची में? किस भाग में है? भाग 4 में। अनुच्छेद कौन सा है? 51 क में, ठीक है।
और क्या क्या किस समिति की अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति की अनुशंसा पर? किस समिति की अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक अधिकार दिए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मौलिक अधिकारों का बात की थी इन्होंने, ठीक है। लेकिन जोड़े कितने गए थे 42वें संविधान संशोधन में? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जो 11वां था वो कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है, 2002 में। तो कुल मिला के कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? तो यही था आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पसंद आती वीडियो तो लाइक करना जरूर, वरना फिर डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हैं। अगली वीडियो का आप लोग इंतजार करिए। तब तक के लिए नमस्कार।